कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्यामिति के अंतर्गत आज हम कुछ परिभाषा को समझते हैं। पहला परिभाषिक शब्द है संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट। किसी तल में, ध्यान दीजिए, किसी तल में मान लीजिए इसको हम एक तल मानते हैं। आप अपने कापी को के पन्ने को एक तल मान लीजिए। किसी तल में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु, मान लीजिए ये तीन से अधिक बिंदु मैं ले रहा हूँ। ऐसे किसी तल में स्थित तीन में या तीन से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। आइए इनको मिलाकर देख लेते हैं। इन बिंदुओं को यदि एक ही रेखा पर स्थित होंगी तो इन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कह लेंगे। ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर इसको ऐसे राउंड कर देता हूँ। ये बिंदु ए हो गया, मान लीजिए ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी। ये रेखा हो गया, रेखा को नाम दे देते हैं एम। देख लीजिए रेखा एम में बिंदु ए बी सी डी ये सभी स्थित है, सीधी रेखा में स्थित है। इसलिए इन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। और नीचे कैसे करेंगे, यहाँ आकृति लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए बिंदु ए कॉमा बी सी व डी संरेख बिंदु हैं। संरेख बिंदु हैं या संरेख है बोल देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, बिंदु हैं। इस प्रकार से आइए एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं असंरेख बिंदु का। असंरेख बिंदु, ये किसी तल में यदि बिंदुएं एक सीधी रेखा में नहीं है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से मान लीजिए इन बिंदुओं का नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ई। कोई भी दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच के देखते हैं। आइए ए बी को ही मिलाते हुए एक रेखा खींच दें इस प्रकार से। तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए इस रेखा को नाम दे देते हैं रेखा एन। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी है, बिंदु ई है और ये बिंदु डी है। ध्यान दीजिए रेखा एन में बिंदु ए बी सी डी ई ये सभी बिंदु रेखा में स्थित नहीं है, केवल दो ही बिंदु ए और बी स्थित है। तो इन्हें हम संरेख नहीं कह सकते। सभी बिंदुएं अगर स्थित हो, जितनी बिंदु दी गई हो, यदि वो सब कम से कम तीन या तीन से अधिक बिंदु को हम ले सकते हैं, तो यदि वो सीधी रेखा में स्थित हो तो उनको हम संरेख बोलेंगे। और सीधी रेखा में स्थित ना हो तब ऐसी स्थिति में हम उनको असंरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए आकृति बिंदु ए बी सी डी और ई असंरेख है, असंरेख है या असंरेख बिंदु है भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगला एक परिभाषा इसमें आता है, ध्यान देंगे, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं यदि किसी तल में तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हों तो उन रेखाओं को संगामी कहते हैं। और ऐसी रेखाएं हम इसको संगामी रेखाएं मान सकते हैं। और जिस बिंदु से होकर ये रेखाएं गुजरती है या जाती हैं उस बिंदु को हम संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक रेखा इस प्रकार से हो गया, ये रेखा एल हो गया। एक दूसरी रेखा खींच दिया हमने, ये मान लीजिए रेखा एम हो गया। और एक देखिए यहाँ पर इस बिंदु मान लो
एक तीसरी रेखा यहाँ से खींच दिए हम, इस रेखा को नाम दे दिए एन। तो देखिए किसी तल में यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे, देख लीजिए रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन, तीनों ही रेखाएं इस एक बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, या कह सकते हैं ये तीनों के लिए क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है ये? उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस बिंदु को यदि हम नाम दे देते हैं ए, तो इन रेखाओं को हम संगामी रेखा कहेंगे और इस बिंदु ए को संगमन बिंदु कहेंगे। लिख लेते हैं, आइए आकृति रेखाएं एल एम व एन संगामी हैं तथा बिंदु ए संगमन बिंदु है, संगमन बिंदु है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। आइए आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल की परिभाषा देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बने हुए दो कोणों पर ध्यान देना होगा। एक कोण बना है कोण ए ओ बी, ये वाला कोण बना है, इसको देखिए। और दूसरा कोण है कोण बी ओ सी, इस कोण को देखिए। दो कोण कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आकृति में दो कोण है, कोण बी ए ओ बी व कोण बी ओ सी। ध्यान दीजिए, ऐसे दो कोण, जैसे ये दो कोण हैं इस आकृति में ए ओ बी और बी ओ सी, इन्हीं दोनों कोणों के संदर्भ में है। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य दो भुजाएं इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हों। देखिए एक भुजा ओ ए इधर है और दूसरी भुजा ओ सी इधर है, तो ऐसे दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए, दोनों कोणों में दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु ओ उभयनिष्ठ है, एक ही है। दोनों ही कोण में ओ बी भुजा शामिल है। ठीक है, कोण ए ओ बी की एक भुजा ओ बी है तो कोण बी ओ सी की भी एक भुजा ओ बी है, अर्थात ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है। कोण ए ओ बी की दूसरी भुजा ओ ए और कोण बी ओ सी की दूसरी भुजा ओ सी, इस उभयनिष्ठ भुजा ओ बी के विपरीत ओर है, एक इधर है तो दूसरा इधर है। तो बनने वाले ऐसे दो कोणों को हम आसन्न कोण या आसन्न कोण युग्म कहते हैं। ये दोनों कोण आसन्न कोण युग्म हैं। यहाँ लिख लीजिए, ये दोनों कोण आसन्न कोण युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो दो कोणों का जोड़ा है ऐसे। ठीक है, आइए एक और परिभाषा देख लेते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म का। तो इसके लिए फिर से एक डायग्राम में बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। इस चित्र की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये बी के लिए है, ये कोण ए ओ बी और ये कोण बी ओ सी। यहाँ पर दो कोण है। आइए यहाँ पर इस आकृति में भी हम सबसे पहले बनने वाले कोणों को ध्यान देते हैं। आइए अगला परिभाषा है रेखीय युग्म का। यह परिभाषा भी लगभग आसन्न कोण जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, आप समझेंगे उसको। यह जैसे दो कोण बना है ए ओ बी, ध्यान रखना है रेखीय युग्म के जो कोण बनते हैं ना, दो कोण है ना, तो ये रेखीय युग्म के कोण ऐसे लीजिए, ऐसे ये जो कोण बनेंगे ना उसका चित्र लगभग इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी व कोण बी ओ सी, बी ओ सी, इन दोनों कोणों को आप देखिए ध्यान से। कोण ए ओ बी में शीर्ष ओ है,
कोण BOC में शीर्ष O है, कोण AOB की एक भुजा OB है, तो कोण BOC की भी एक भुजा OB है, यानी OB भुजा दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। साथ ही कोण AOB की दूसरी भुजा OA एक इधर किरण के रूप में जा रही है। कोण BOC की दूसरी भुजा OC देखिए इधर एक किरण के रूप में जा रही है। दोनों ही कोण की अगर किरण को देखें OA और OC को विपरीत किरणें हो रही है। तो अब यहाँ पर परिभाषा ऐसे बनेगा, दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य दो भुजाएं दो विपरीत किरणें बनाती हों, तो बनने वाले ऐसे दो कोणों को रेखीय युग्म के कोण कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों कोण रेखीय युग्म के कोण हैं। ठीक है, यह रेखीय कोण युग्म कह सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ध्यान दीजिए, रेखीय युग्म के जो कोण होते हैं ना सदैव समपूरक होते हैं। यहाँ पर आप इसके गुणधर्म में याद रखिए, रेखीय युग्म के कोण सदैव समपूरक होते हैं, सदैव समपूरक होते हैं, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है। ये तो कोण AOB धन कोण BOC इनका योग हो जाएगा 180 अंश। दूसरा इसमें विशेषता में देखिए, प्रत्येक रेखीय युग्म के जो कोण होते हैं ये आसन्न कोण भी होते हैं। आसन्न कोण की परिभाषा के हिसाब से यह भी क्या है, आसन्न कोण है। परंतु प्रत्येक आसन्न कोण रेखीय युग्म के कोण नहीं हो सकते, क्योंकि रेखीय युग्म के कोण के लिए अन्य दो भुजाओं यानी OA और OC को विपरीत किरणें जरूरी है, लेकिन यहाँ पर विपरीत किरणें नहीं बनाती है। तो ये आसन्न कोण तो है पर रेखीय युग्म के कोण नहीं है। और इस कोण के बारे में कहें तो ये आसन्न कोण युग्म भी कह सकते हैं, रेखीय युग्म के कोण भी कह सकते हैं। आप दोनों की परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप दूसरा में क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक रेखीय युग्म के कोण आसन्न कोण भी होते हैं, आसन्न कोण भी होते हैं, इस प्रकार से। तो ये इसका परिभाषा हो गया। आइए किसी तल में खींची गई दो रेखाओं की स्थिति को देखते हैं। यहाँ तीन स्थितियाँ दिखाई गई है, ध्यान दीजिए। पहला स्थिति, इसमें मान लीजिए ये रेखा L है, ये रेखा M है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, दोनों रेखाएं L और M एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और यहाँ पर देखिए, दोनों रेखाएं L और M एक दूसरे को एक बिंदु पर, मान लीजिए वह बिंदु O है, काटती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, किसी तल में रेखाएं दो स्थिति में ही हो सकती है, या तो वे एक दूसरे को काटेंगी अथवा वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तीसरा कोई स्थिति नहीं है। मान लीजिए इन दोनों रेखाओं को हम दोनों ओर से आगे बढ़ाते हैं, इधर भी बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के एक बिंदु पर काटने लग गई, मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को आप दोनों तरफ काटेंगे तो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि या तो रेखाएं दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी या फिर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी। तो आइए इसी पर एक परिभाषा बनता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए, मैं यहाँ पर पहले उदाहरण ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इस रेखा का नाम है L, इस रेखा का नाम है M। किसी तल में दो रेखाएं
मान लीजिए एल और एम। तो किसी तल में दो रेखाएं एक दूसरे को यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे अथवा काटे तो ऐसी दो रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर रेखा एल और रेखा एम दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बिंदु ओ रेखा एल और रेखा एम दोनों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है, पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए आकृति रेखा एल व रेखा एम प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तथा ओ प्रतिच्छेद बिंदु है। ओ प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से आइए दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद हम देख लेते हैं समांतर रेखा की परिभाषा। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस का देख लेते हैं। तो पैरेलल लाइंस की परिभाषा में हम क्या कहेंगे? पहले आप देखिए कि मैं आपको इस प्रकार से दो रेखा खींच बता देता हूँ। ये रेखा एल हो गया, ये रेखा एम हो गया। किसी तल में स्थित दो रेखाएं इस प्रकार से हों कि उसको दोनों ओर से अगर हम बढ़ाएं तो एक दूसरे को ना काटें, तो ऐसी दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं रेखा एल और रेखा एम की स्थिति को, इसको हम इस तरफ भी बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं या इसको इस तरफ बढ़ाएं तो एक दूसरे को नहीं काटती है, तो दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए समांतर रेखा का एक विशेष गुणधर्म होता है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी पॉइंट पे ले लें तो सदैव स्थिर रहती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है बिंदु और यहाँ पर बी है, तो ये दोनों को मिला दीजिए, लंबवत दूरी। ये क्या है? ये लंबवत दूरी या लांबिक दूरी। तो ये अब मान लीजिए एक कोई अन्य बिंदु है इस पर और इस पर डी है, इसको भी मिलाइए, इसको लंबवत मिलाना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दूरियां आएंगी दोनों रेखाओं के बीच में, किसी भी जगह पर ले लें तो सदैव बराबर रहती है। तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आकृति। ठीक है, यदि AB बराबर CD हो तो रेखा L समांतर हो जाएगा रेखा M के। या इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी है, यदि दो रेखाएं L और M समांतर है तो उन दोनों के बीच की दूरियां AB और CD, इसको लंबवत दूरी बोलते हैं, लंबवत दूरी, या इसको लांबिक दूरी भी बोल दिया जाता है। अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी सदैव बराबर होती है, किसी भी पॉइंट पर सदैव बराबर होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी।